बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सदर मुमलकत आसफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद फेडरल कांस्टेबलरी के क्याम के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया है। इस ऑर्डिनेंस की जरूरत क्यों पेश आई? क्या फौज और रेंजर्स का किरदार एक खास हवाले से कम करने का फैसला किया गया है? क्या ये ऑर्डिनेंस जो है ये आइन के मुनाफी है? क्या ये सूबों के मामलात में मुदाखलत है? बड़ा अहम मौजू है ये, इस पर हम बात करेंगे। और दूसरा जनाब, एक गैलप सर्वे आया है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। उनकी कारकर्दगी का पोल खुल गया है। खैबर पख्तूनख्वा में जो पीटीआई की हुकूमत इस वक्त चल रही है, गंडापुर साहब वाली, उसका पोल जो है वो खुल गया है। इसके बावजूद मैं ये कह रहा हूँ, बड़े दावे के साथ ही मैं बात कर रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर की हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। और फिर इमरान खान के बेटे ने, कासिम खान ने, एक ट्वीट किया है और उन्होंने जनाब ये बात भी की है उसमें कि जनाब मेरे अब्बा जी को ये पेशकश हुई कि जनाब आप इंग्लैंड चल जाएं और वहां जाके मौजें मारें। उन्होंने इस पेशकश का जिक्र क्यों किया है? क्या वो कोई बैनुल-मस्तूर पैगाम देना चाह रहे हैं? इमरान खान के बेटे ने, कासिम खान ने, एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में वो जो कहते हैं कि हमारे जो अब्बा जी हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में गुजारा है। हालांकि वो कहते हैं मैंने ज़्यादातर हिस्सा जो अपना यूरोप में गुजारा है, लेकिन उनके बेटे का दावा है कि पाकिस्तान में गुजारा है। और वो कहते हैं इसलिए नहीं कि उन्हें ऐसा करना पड़ा, बल्कि इसलिए कि उन्होंने करप्ट निज़ाम के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। वो ये उनका बेटा कह रहा है, कासिम खान। और वो कहते हैं कि वो हमारे साथ उस तरह नहीं रहे जैसे बाप जो है वो बेटों के साथ या बच्चों के साथ रहता है। भाई 3 साल 7 माह उनकी हुकूमत रही है, तो आप उस वक्त तो आए नहीं, शायद किसी ने मना किया हुआ था। बहुत सारी बातें चल रही हैं कि जनाब उनकी अहलिया ने ये कहा था जनाब ये आपके लिए मनहूस साबित होंगे अगर पाकिस्तान आएंगे वगैरह वगैरह। वो कहते हैं जनाब वो एक रहनुमा के तौर पर जनाब खान साहब जो हैं वो हमेशा खड़े रहे। किसने खड़ा किया था ये भी तो बताए ना। बहरहाल ये तो उन्होंने जनाब पाकिस्तानों को कहते हैं बहुत कुछ दिया, अस्पताल दिए, यूनिवर्सिटियां दी, इंसाफ की एक तहरीक दी, यानी जस्टिस की वो कहते हैं एक तहरीक दी। और वो कहते हैं जनाब इनको पेशकश हुई जनाब कि वो अपनी बाकी जिंदगी सुकून से गुजारें हमारे साथ, इंग्लैंड में चहलकदमी करें या क्रिकेट खेलें। ये वो फरमा रहे हैं। लेकिन अब्बा जी ने वो कहते हैं जनाब ये पेशकश कबूल नहीं की और उन्होंने एक अंधेरी कैद में बंद रहने को चुना। उन्होंने उर्दू में भी ये ट्वीट किया है, अंग्रेजी में भी ये ट्वीट किया है। और वह कहते हैं वो कुर्बानी उनकी पाकिस्तान के लिए है और उनकी ताकत पाकिस्तान के अवाम है। भाई मेरे, ये पाकिस्तान के अवाम ने कहा था, मैंने और आपने उन्हें कहा था जनाब तोशाखाना से गड्डियाँ चराएं और बेचें। मैंने और आपने कहा था जनाब 190 मिलियन पाउंड वाला जो मामला है वो अलकादर ट्रस्ट के लिए जमीन लें और इमारत बनवाएं उससे, और उसमें उस दोनों फिर तोशाखाना में इसमें भी सजा हो चुकी हुई है। मैंने कहा था जनाब वो साफिर लहराएं और कौमी राज अफशा करें। मैंने कहा था जनाब इद्दत के अंदर जो है ये शादी करें। चलो इद्दत वाले मामले को कुछ लोग जो पसंद नहीं करते उसमें मौजू पे बात की जाए, लेकिन वो मजहबी मामला है यार। मजहब में जिस बात पे पाबंदी है तो आपने वो काम क्यों किया? और फिर 9 मई वाला जो वाक्य है, मैंने कहा था उसमें भी इनकी जमानतें जो हैं वो मनसूख हो चुकी हैं और पहले मनसूख हुई, फिर जमाने के बाद गिरफ्तारी की दरखास्त इनकी खारिज हुई। ये अवाम के लिए ये किया था उन्होंने। अच्छा बहरहाल ये जो बात है ना उनकी कि उन्हें पेशकश हुई कि लंदन में चहलकदमी करें। मेरी एक साहब के साथ बात हुई, वो पीटीआई के साहब हैं, लीडर हैं। तो मैंने उन्हें पूछा कि जनाब ये कब पेशकश हुई थी? उन्होंने कहा ये खबरें तो बड़ी पुरानी हैं, लेकिन ये जो उन्होंने बात की है ये बैनुल-मस्तूर इसका मतलब समझें। आपको याद होगा कि जब मैंने ये कहा था जनाब उनके बेटे पाकिस्तान नहीं आएंगे, बल्कि वो अलीमा खानम ने ये कहा था वो अमेरिका में जाएंगे और पाकिस्तान की जो मौजूदा रजीम है इसको एक्सपोज करेंगे वगैरह। मैंने कहा वो तो लॉबिंग के लिए जा रहे हैं यहाँ वहाँ, और किस लॉबी का सहारा लेंगे वो सबको पता है। तो वो डील करने की कोशिश करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये बैनुल-मस्तूर ये बात की जा रही है, जब इस पे बहस शुरू हो जाए कि खान साहब को बरतानिया भेज दिया जाए, ये पेशकश कबूल की जाए या ना की जाए। और इसकी मिसाल जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा 2 मरतबा जिला वतन हुई। ज़िया के दौर में जिला वतन हुई, फिर उन्होंने नवाज शरीफ के दौर में जिला वतनी इख्तियार की।
कुछ लोग कहते हैं खुद साख्ता जलावतनी, लेकिन उनको सजा हुई थी, वो पाकिस्तान में आके क्या करते। और इसी तरह नवाज शरीफ साहब जो हैं, इन्हें जलावतन किया गया परवेज मुशर्रफ के दौर में। तो उसके बाद जब इनको सजा हुई थी, फिर ये इलाज के लिए इन्हें बाहर जाना पड़ा था। ये वो भी एक तरह से जलावतनी थी ना, लेकिन वो दोनों जो हैं वापस आए, सियासत में भी वापस आए और वतन भी वापस आए। तो जनाब खान साहब क्यों नहीं वापस जा सकते अपनी जान बचाने के लिए? अंदर जो उनका वो पसीना इतना ज्यादा आता है उनको कि जब उनके कपड़े गल गए हैं पसीने से, तेजाबी पसीना आता है उन्हें। तो बहरहाल वो ये कह रहे हैं जनाब, वो ये बच्चे जो हैं असल में ये कहना चाह रहे हैं, बहस छेड़ना चाह रहे हैं कि जनाब अब्बा जी जो है, ये पीटीआई के अंदर से आवाजें आए कि अब्बा जी जो है ये लंदन चल जाए, सुख का सांस ले, बच्चों के साथ टाइम गुजारे, और जब मुनासिब वक्त होगा तो वापस आ जाए। कितनी देर एक रजीब रहती है? ये उनका असल जो मतमय नजर है ना, वो ये है। और दूसरी जो बात ये है कि जनाब जो गैलप सर्वे जो है ये जारी हुआ है, वैसे तो उसूली तौर पे तो तमाम सूबे जो हैं उनका और जो वफाकी हुकूमत है उनका भी एक सर्वे होना चाहिए इसी तरह का, ये इकट्ठा आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जनाब ये जारी किया है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। और इसमें जो वैसे ये मरियम के साथ मुबादला बनता नहीं है। वो ये कहते हैं कि जनाब जो वहाँ के लोग हैं, जो सर्वे आया उसमें जनाब 50% लोग जो हैं वो कहते हैं कि जनाब मरियम नवाज जो है वो बेहतर हैं अली मीन गंडापुर से। ये मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि मरियम नवाज का किसी भी वज़ीर आला के साथ कोई मुबादला बनता ही नहीं है। उसके मशीर आला हैं, वफाक में उसके चचा की हुकूमत है, और जिस अंदाज में वो काम करती हैं वो मैंने पहले भी एक मरतबा अर्ज किया, ये बाकी जो वज़राला हैं उनके लिए भी इम्तिहान है इनकी जो कारकर्दगी है। बहरहाल उन्होंने ये जो सर्वे है वो जारी कर दी, और जनाब उसमें वो कहते हैं जो सर्वे में जो इसको मरियम नवाज को बेहतर कहने वाले लोग, उनमें 37% जो है पीटीआई के लोग भी हैं। तो 3000 के करीब लोगों का उन्होंने वो सर्वे किया है। मुख्तलिफ जो शोबा जिंदगी से तल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं उनसे वो देते हैं राय शाय। तो वो ये कहते हैं कि जनाब जो राय अमा का जायजा हमने लिया है, 58% अवाम ने कहा है कि जनाब ये जो फंड है ना करप्शन करते हैं। इसमें क्या शक क्या है? बहरहाल वो कहते हैं 58% लोग कहते हैं जनाब ये करप्शन करते हैं, जो तरक्याती फंड्स वगैरह हैं। वो तो यार इन्होंने करप्शन तो करनी करनी है, ये बता भी देते हैं। वो जो वो हैं तालिबान वाले जो हैं फितनल खारिज उनको। अच्छा बहरहाल, और वो कहते हैं जनाब, वो कहते हैं कि जनाब एक सवाल जो इससे जुड़ा हुआ था, उन्होंने जनाब 40% शहरियों ने ये कहा है कि पंजाब में के मुकाबले में खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन जो है वो ज्यादा है। अच्छा आगे जाके कहते हैं 73% लोग जो हैं शहरी जो है उनकी राय है कि सरकारी नौकरियां वो मेरिट पर नहीं मिलती, बंदरबाट होती है वगैरह वगैरह। और जबकि 59% जो हैं वो ये कहते हैं कि बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। यानी हालात बुरे तो बुरे होंगे जा रहे हैं ना। 2013 तो बैठे ने उत्थे सिर्फ गंडापुर की हुकूमत ना देखो, वो जिहड़े इन्होंने एक बस चलाई सी, उनकी पता नहीं की ओहदा नाम हैगा, जिन जंगलाबासी ते पंजाब पहलों कहते से इमरान खान, ओहदा की हाल होया, बिलियन ट्री का की हाल होया, फिर मालम जप्पे वाला की हाल होया। ये सारी मालम जप्पे वाले तो जालन भी धोखा चौका देंदे रहे। अच्छा बहरहाल फिर वो कहते हैं जब 60% लोग जिन्हें वो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की जी हुकूमत है ना, वो कम करने की बजाय एहतजाज जिन्होंने उत्ते टाइम जाया कर रही है। वाकई ना गंडापुर साहब जदों से आए ने, इमरान खान अंदर गए ने जनाब, आ गए इस्लामाबाद चले गए, इस्लामाबाद लाहौर आ गए, उत्थे चले गए, कम तो करते कोई नहीं। और 73% जो शहरी हैं वो जो कह रहे हैं कि जनाब इतने सिफारशी कल्चर जो ना, सिफारिश से कम होता, वो करप्शन के नाल जुड़ी गल है ना। और 66% लोग जो है वो जो कहते हैं कि जो हमारे साथ वादे किए गए थे मुंतखब नुमाइंदों ने कितने उन्होंने नाली बनवा देंगे, सड़क बनवा देंगे, ये कर देंगे, बिजली आ जाएगी, फला फला, वो सारी गल्लां जनाब वो कहते झूठ सवैट बोलते हैं। और फिर 66% लोग जो कहते हैं, जो 66% लोग हैं वो गैस से महरूम है, गैस कुछ नहीं हैगी उत्थे। अच्छा चलो ये तो मेरे ख्याल वफाकी सब्जेक्ट हैगा। और फिर वो कहते हैं कि 49% जेडे आ उन्होंने बिजली दी किल्लत का सामना हैगा। और फिर नौजवान जो है वो मुख्तलिफ सहूलतों से महरूम है। 70% जो हैं उनके पास वो कहते हैं हमें पार्स की सहूलत नहीं है। 81% कह रहे हैं कि लाइब्रेरियाँ नहीं हैं। 55% जो शहरी हैं वो कहते हैं जनाब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा इंतहाई नाकस है।
गल ठीक हैगी है जो भी हो रही है, एक गल्ला से भी कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा 49% कहते हैं जनाब वो जो पीटीआई के वोटर्स भी हैं वो कहते हैं जनाब असली हुकूमत है तो मुतमिन नहीं है गए। और फिर 57% लोग जो हैं वो अभी तक दहशतगर्दी के मामला से वो खौफजदा है जनाब, दहशतगर्द आ गए, दहशतगर्द चले गए, कौन लेके आया उन्होंने जनाब, ये कुछ लोग अब क्या करें, हमें इनको लाना पड़ेगा। और चाय पीने चले गए और कितनी महंगी भी सानू चाय जी फैज अमीर जी थे वो काबल जाके उन्होंने पीती। और फिर कहते हैं जनाब 85% जो लोग हैं ना वो जो अफगान शहरी हैं उनकी वापसी के फैसले से मुतमईन है। हालांकि वो आपस में रिश्तेदारी है उनकी, वो कहते हैं कि उनके जाने से अमन आएगा और रोजगार बढ़ेगा। हमारे यहाँ लोगों को पता नहीं क्यों उनके साथ इतनी हमदर्दी है। ईरान ने 11 लाख अफगान जो हैं वो वापस भेजे हैं। अच्छा, अब ये सर्वे रिपोर्ट तो आ गई है, मरियम नवाज भी आगे जा रही है जनाब गंडापुर साहब से, ये बात भी ठीक है। लेकिन गंडापुर साहब की हुकूमत को मैं ये बड़े दावे के साथ बात कर रहा हूँ कि कोई खतरा नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब बड़े जीरक सियासतदान है, वो भी ये बात बार बार कर रहे हैं कि जनाब अभी जरूरत नहीं है, हम तो आपस में अपोजिशन वाले जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ मुकदमाबाजी में पड़े होंगे, तो अभी ये मौका नहीं है उनके ख्याल में। और दूसरी बात यह है कि जो अलीमीन गंडापुर साहब कर रहे हैं, अगर ये समझ लिया जाए, इसको सच मान लिया जाए कि जनाब जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है वो पीटीआई का खात्मा चाहती है, इसलिए इमरान खान को अंदर जो है वो डाला हुआ है। और इमरान खान साहब जो हैं उनको माइनस करना उनका मतम नजर है। तो फिर अलीमीन गंडापुर से बेहतर कौन ये काम कर सकता है? अलीमीन गंडापुर अभी 2 दिन पहले जो उन्होंने लाहौर में करके गए हैं, तो वो अब उनके जो सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, ट्रेंड चल रहे हैं, गद्दार की बातें हो रही हैं। गद्दार कौन? ये जनाब गद्दार है नहीं है, आलिया हमजा की कुछ बातें हैं। और उनके साथ जो बैठे हुए थे वो गद्दार हैं या नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब अपनी सफाइयाँ देते फिर रहे हैं, वो कह रहे हैं जनाब वो जो मिर्जा अफरीदी को मैंने कहा ना टिकट दे गया था। अब ये भी एक खबर है कि जनाब जो मुराद सईद साहब है उनका पत्ता भी कटने वाला है। कल भी मैंने अर्ज किया था, आज एक साहब ने मुझे ये बताया है कि जनाब मुराद सईद को ये अलीमीन गंडापुर साहब जो हैं ये सेनेटर मुंतखब नहीं करवाना चाहते। और जो उनके लोग हैं, जो ग्रुप बन गया हुआ है, अलग से ग्रुप बन गया हुआ है, उनको वो उन्होंने कह दिया कि जनाब मुराद सईद को सेनेटर मुंतखब करने की जरूरत नहीं है। वजह उसकी ये बयान कर रहे हैं वो रूपोश है, अगर आ भी गया तो हलफ कैसे उठाएगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, स्वीट एमी बिला वजह जाया करने वाली बात है, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब सलमान अकरम राजा साहब जो सफाइयाँ दे रहे हैं, वो आलिया हमजा ने भी कहा कि मुझे तो जनाब बुलाया नहीं था। और एक दिन पहले सलमान अकरम राजा ने कहा जनाब मैंने उनसे बात की थी, तो वो अपनी मसरूफियात की वजह से वो नहीं आ सके। तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब वो जो इजलास हुआ था ना मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस पे, वो कहते जनाब मैं भी उधर शामिल नहीं सी, मैंने नहीं बुलाया गया। और दूसरी वो ये बात कर रहे हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से वो कहते हैं मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं बुलाया गया था। मैं तो अपने तौर पे जनाब भाग दौड़ करके पता करके वहां पहुंचा था, और मुझे ये भी नहीं पता था कि वो जो जहाँ वो फार्म हाउस है वो मिर्जा अजहर का है। ये इस तरह की उन्होंने बातें चाहते थी है। और फिर इमरान खान कह रहा है जनाब मुज़ाकरात के दरवाजे हो गए बंद। अलीमीन गंडापुर साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान मुल्क की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार है, इनकी तो मुलाकात भी उनके साथ, अगर मुलाकात हो जाती तो चलो जो इन्होंने बजट मंजूर करवाया है उस पर मुशावरत कर लेते। ये कहाँ से ले आए? और बैरिस्टर गौहर जो हैं उसको भी गद्दार का लक़ब दिया जा रहा है। तो बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि जनाब मुज़ाकरात, और जो दूसरे सलमान अकरम राजा साहब हैं वो भी कह रहे हैं जनाब मुज़ाकरात के जरिए हल निकाला जा सकता है। तो इमरान खान का बयानिया तो इन लोगों ने कर दिया दफन। तो अलीमीन गंडापुर साहब जो है अपनी हुकूमत बचाने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। और वो अगर ये चाहते हैं कि ये काम, अगर उनका काम ये कर रहे हैं अलीमीन गंडापुर साहब, जो ये चाहते हैं इमरान खान माइनस हो जाए, पीटीआई जरा ਉਹਦੇ पैज में दराना जरूर पै जाए, तो ज्यादा अलीमीन गंडापुर तो बेहतर कौन है काम कर सकता है? अलीमीन गंडापुर एक ਜਿਹੜੇ ਗੈਲਪ ਸਰਵੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ करने वास्ते है। देख बच्चे तेरी देख कितनी बुरी कारकर्दगी है, तेरे अवाम तेरे खिलाफ होए पे ने। अगर तहरीक अदम इत्मीनान आ गई तो अवाम ने बड़ी
खुशदिली दे नाल उन्हें कबूल कर लेना। असी तेन बचा के रखा है, तू अच्छा बच्चा है, मजीद अच्छा बच्चा बन के रहना। इसलिए ये मैं कह रहा हूं कि अली मीन गंडापुर साहब की जो हुकूमत है, इसको कोई खतरे बाकी बुड़का छिड़का मारते मुरते रहते, पहले ही मारते मुरते रहते, जो भी मोमेंटम बनता तहरीक का जनाब एक कोई ऐसी मारते रहे, कोई की कहेंगे उन्होंने, बहरहाल चवल कह लो या जो भी है कि जनाब वो सारा मोमेंटम जो टुट चलता इन्हों का, पंजाब च बंदे निकलने लिए तैयार कोई नहीं है। और फिर जनाब इन्होंने मौलाना फजल रहमान को कहा था, जनाब मेरे भाई के साथ मुकाबला कर रहे हैं आप, रिजाइन करके हैं, और मेरा भाई रिजाइन करके आता है जनाब दोबारा, लेकिन मैं सियासत छोड़ दूंगा वगैरह वगैरह। तो अब उनके भाई ने, ज़िया रहमान ने, मौलाना साहब के जो भाई, उन्होंने चैलेंज कबूल किया, जनाब ठीक है आए करें मुकाबला। और फिर जो अब्दुल गफूर हैदरी साहब हैं, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के लीडर जो हैं, वो कहते हैं जनाब गंडापुर साहब तुम भरा को लड़ा रहे हो, तुम खुद आओ। पर ये गैलब सर्वे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही किसी में इतनी यहाँ पाकिस्तान में शर्मा हया होती है किसी सियासतदान में कि जनाब आप जो हैं उसके खिलाफ अगर अवाम हो गए हैं, कोई सर्वे आ गए हैं। इमरान खान कहना नहीं फलान जगह जनाब कश्ती डुब गई थी, जनाब वजीर ने इस्तीफा देता, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया तो इस्तीफा देता, जहाज डिग गया तो इस्तीफा देता। इतने सर्वे आ रहे हैं, वो बुनियाद से भी जो लोग ने इस्तीफे भुल जाओ, शर्म होगी तो इस्तीफा देगा ना कोई। और आखिर में ये मैं अर्ज करूंगा कि जनाब जो सदर मुमलकत है आसिफ अली ज़रदारी साहब, उनकी मंजूरी के बाद जो है फेडरल कांस्टेबलरी जो है उसके काम के लिए आर्डिनेंस की मंजूरी दे दी गई। आर्डिनेंस जारी करने की जरूरत है तो आईनी तौर पर होता है जब असम्बली का इजलास ना हो, लेकिन बड़ा अहम मामला हो, फौरी नोयत का मतकादी हो, कानून साजी का, तो फिर जब सदर साहब जो है वो आर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। और ये आर्डिनेंस जो है 120 दिन तक मौसर रहता है, उसके बाद उसकी मंजूरी लेनी पड़ती है असम्बली से, और फिर पार्लियामेंट अगर उसको मंजूर नहीं करती तो फिर जनाब वो ख़त्म हो जाता है। या उसके बाद ये इख्तियार भी है पार्लियामेंट के पास कि वो जनाब 120 दिन की तोसी कर सकती है, यानी कि ये जो है, और फिर उसके बाद फिर वही मरल आएगा जनाब इसको मंजूर करना नहीं, कानून की शक्ल, एक्ट की शक्ल देने के लिए आर्डिनेंस को ये किया जाता है। अब ये पहले थी सबके लिए फ्रंटियर कांस्टेबलरी, अब उसको जनाब इन्होंने पूरे मुल्क में वो फेडरल कांस्टेबलरी के नाम से जनाब ये जो है एक फोर्स बना रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि उसमें ज़ाहिर है जो ये डिवीज़न की सतह पे इन्होंने वो बनाने हैं ऑफिसर, और वो विंग कमांडर का नाम दिया गया। अब लोगों का ख्याल ये है कि जनाब ये विंग कमांडर साहब जो है ये फौज से लिए जाएंगे, जैसे फौज का है ना विंग कमांडर, इसी तरह वो कहते हैं जनाब ये फौज ही का एक जैली इदारा समझ लें आप, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कहते हैं जनाब इससे तो जनाब 18वीं जो आईनी तरमीम है उसके खिलाफ है, ये वफाक का सब्जेक्ट ही नहीं है। जनाब जो सूबे हैं ये हमने अमा की जो सूरत को कंट्रोल करना, दहशत गर्दों के साथ लड़ना, ये वो सारा जनाब ये जो सूबाई हुकूमतें हैं उनकी जिम्मेदारी है। ये रेंजर्स कराची में क्यों बैठी हुई है, सोचने वाली बात है ना। वहां वो पुलिस के जरिए कंट्रोल नहीं कर रहे, इसलिए रेंजर्स को बुलाना पड़ता है वहां, लेकिन सूबाई हुकूमत की इजाजत के साथ वो रेंजर्स जो हैं वहां तैनात, और कई मेरे ख्याल कई दहाइयों से तैनात है। इसी तरह जो फौज है वो वहां भी ऑपरेशन कर रही है, यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में इतना खारिज के खिलाफ, और इसी तरह बलोचिस्तान में भी फौज जो है वो कार्रवाई करती है। वो लेवीज वगैरह के बारे में कल मैंने बताया था, जनाब बड़े तंग है नहीं योजना, वो गैर तरबियत याफ्ता लोग नहीं, और सरदारा दे वो जिहड़े मुलाजम ने जाती बन के रहे हुए, और पुलिस जी होती निजोगी नहीं हैगी। ये सारी सूरत, इस सूरत अब जो ये ऑपरेशन होते हैं तो फौज के खिलाफ, फौज ज़ाहिर है हुकूमत के कहने पे आती है ना, अमन अमा संभालने के लिए, या फिर दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं, जलसे जुलूस शुरू हो जाते हैं, रेड जोन में पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो फिर फौज को भी तलब कर लिया जाता है, और फौज की एक दहशत बड़ी होती है। तो लेकिन फौज जो है वो फ्रंट फुट पे नहीं होती, वो पीछे थर्ड लेयर पे होती है, आगे पुलिस, फिर उसके बाद जनाब पुलिस फोर्सेस, उसके बाद जनाब रेंजर्स, उसके बाद फिर जनाब फौज होती है, रिजर्व के तौर पे खड़ी होती है, जनाब जरूरत पड़ेगी तो हम आ जाएंगे जनाब। तो अब जो ये ऑर्डिनेंस बनाने वाले हैं उनमें से एक साहब के साथ मेरी जो बात हुई है, वो जो कहते हैं जनाब ये जो फौज वाले ये तंग आ गए हुए हैं इस सूरत हाल से। उनका ये कहना है कि यानी ये जो ऑर्डिनेंस आया है ये फौज के, मुझे जो लगा कि फौज के कहने पे आया है,
जनाब हम कब तक ये करते रहेंगे? आप अपनी एक फोर्स बनाएं और वफाक के पास जो आइन है उसके तहत जनाब ये वफाक का ही सब्जेक्ट है, अमन अमान की सूरत हाल, दहशतगर्दी का खात्मा वगैरह वगैरह। ये जो पंजाब पुलिस है ये भी वफाकी कानून के तहत काम कर रही है। ये जो पुलिस ऑर्डर है मुजरिया 2002 उसके ताबे है, तमाम सूबों के पुलिस उसके ताबे है। और इसी तरह ये जो कांस्टेबलरी बना रहे हैं ये कह रहे हैं जनाब हर डिवीजन में ये इसका जो है एक दफ्तर होगा जहाँ विंग कमांडर तैनात होगा। और ये जो कह रहे हैं शायद ये फौज से लेंगे बंदे, ये मैं बता दूं आपको, ये फौज से जो कमांडो टाइप लोग हैं उनको डेपुटेशन पे लिया जाएगा, गुंजाइश मौजूद है। जो मौजूदा पुलिस है जैसे एलीट फोर्स जैसे, वहां से जो अच्छे लोग हैं, बासलाहियत लोग हैं, उनका रिकॉर्ड अच्छा है, वो भी लिए जा सकते हैं इस फोर्स में। डायरेक्ट भर्तियां भी होंगी, लेकिन उनकी जो तरबियत वो फौज की तरह, जो फौजी कमांडोज हैं उनकी तरह तरबियत होगी और जदीद तरीन इक्विपमेंट जो हैं उनको दिए जाएंगे, असला जदीद तरीन होगा। ये इवन ये कि जो ड्रोन वगैरह चलाने की तरबियत है वो भी उन्हें हासिल होगी। और फिर जो ये फोन वगैरह ट्रेस करना, डिकोड करना, इस तरह की बहुत सारी जो उनकी तरबियत है वो करने के लिए आप इन खतूत पे वो तरबियत उनकी की जाएगी। यानी कि अगर फोर्स बन जाती है और जो उन्होंने सोचा है उसके मुताबिक, फिर आइंदा जो है ना रेंजर्स को बुलाने की जरूरत पड़ेगी ना ही फौज को बुलाने की जरूरत पड़ेगी। जनाब आए जनाब, ये लड़ाई हो गई जनाब, ये जनाब लेके चल गए हैं जनाब, ये इस्लामाबाद की तरफ फलां जनाब जुलूस लेके चल पड़ा है, रेड जोन में पहुंचने का नारा लगा दिया है जनाब, ये पंजाब की तरफ चल पड़े, इधर चल पड़े, उधर चल पड़े। ये जो फोर्स है ना इसके जो होंगे ना इंस्पेक्टर जनरल इसका हेड होगा। इंस्पेक्टर जनरल जो है वो पुलिस का बंदा होगा, पुलिस में से लिया जाएगा। और इसी तरह जो इनके यानी वो पुलिस सर्विस लाजमी तौर पे जो इनकी कमांड है ना इसकी, ये जो कांस्टेबलरी है फेडरल, वो इसकी जो कमांड है वो पुलिस सर्विस के अफसरान जो है उन्हीं के हाथ में होगी। और दूसरा जो विंग कमांडर जिसको नाम दिया गया है वो जनाब डिप्टी डीआईजी के सतह का अफसर होगा। और यहाँ वो मुझे जो बताया है उन्होंने कि मे बी कि विंग कमांडर किसी न किसी जगह पे, कुछ हसास जगहों पे वो फौज से मुस्तार लिए जाए। लेकिन वो कहते हैं जनाब होंगे आगे जाके ये सारा कुछ जो है ये सिविलियंस के सपोर्ट देगा। और इसका काम क्या होगा, जिम्मेदारी क्या होगी, इसकी दो शक्लें होंगी। एक तो जो मैंने कहा रिजर्व फोर्स, जैसे ये फौज को तलब कर लेते हैं, इसी तरह इनकी एक डिवीजन जो होगी वो रिजर्व फोर्स होगी, वो बनाए जाएंगे। और दूसरी सिक्योरिटी डिवीजन होगी जो पुलिस की तरह काम करेगी। हर डिवीजन में वो लोग जो है वो मौजूद होंगे और इसकी जो जिम्मेदारी होगी वो काउंटर टेररिज्म, दहशतगर्दों का जनाब मुकाबला करना, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी उनकी होगी, दाखिली सिक्योरिटी के मामला वो देखेंगे और फसादात को कंट्रोल करना, जैसे ये आके जैसे जुत्ते लेके आ जाते हैं तो उसको भी जनाब ये लोग जो है। और इसके 41 विंग्स होंगे, 41 विंग कमांडर होंगे। और फिर जनाब ये मैंने पहले भी अर्ज किया कि जनाब रिजर्व फोर्स के तौर पे भी ये काम करेंगे। और जो सूबाई पुलिस है और दीगर कानून नाफज करने वाले इदारे हैं उनकी भी ये मदद जो है वो कर सकेंगे। इनके पास पुलिस के इख्तियारात भी होंगे, ज़ाब्ता फौजदारी के तहत जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों के पास होते हैं इख्तियारात, वो भी ये इस्तेमाल करेंगे। और फिर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत जो 1997 का है उसके तहत भी जनाब ये इनको इख्तियारात हासिल होंगे। और फिर जो पुलिस आर्डर 2002 है जिसका मैंने जिक्र किया उसके तहत जनाब इनको इख्तियारात जो है तफवीज़ किए जा सकते हैं, हासिल नहीं होंगे। वो कहेंगे जनाब ये इख्तियारात जनाब पुलिस वाले जो है ये आप इस्तेमाल करें। और फिर अगर ये बंदे पकड़ते हैं तो फिर जो मुतलका अदारे हैं उनके ये हैंड ओवर करेंगे। अगर दहशतगर्द पकड़े हैं जनाब वो दहशतगर्द जो पुलिस वालों के हवाले, इस तरह की फोर्स जो है वो होगी। तो मैंने ये पता किया जनाब ऑर्डिनेंस जारी करने की जरूरत क्यों पेश आ गई, ऐसे क्या हंगामी सूरत हाल है जिसमें जनाब ये फोर्स जो है। उन्होंने कहा जनाब बहुत सारे, वो मैंने कहा डेपुटेशन वाली बात, तो वो ये कह रहे हैं जनाब फौरी तौर पर तो मामला ये है कि बलूचिस्तान वाला, तो बलूचिस्तान में ये जो फोर्स है ये तैनात की जाएगी, बजाय इसके जनाब फौज वहाँ पे जनाब जाके ऑपरेशन करे। ये फौज जो है वो
मैंने कहा ना, उन्हीं खतूत पे इनकी तरबियत होगी जिस पे फौजी कमांडर जो कमांडोज जो हैं उनकी तरबियत होती है। वो कहते हैं अफगानिस्तान, वो जो बलूचिस्तान वाला इशू है, इस पे जनाब हुकूमत जो है और वो जो अदारे हैं हमारे एस्टेब्लिशमेंट जो है बड़ी टची है जनाब। और वो कहते हैं जनाब ये जो BNA वगैरह और जिस तरह की दहशतगर्द तंजीमें हैं इनका जनाब वो खात्मा जो है बड़ा ज़रूरी है। और उसके लिए ये बजाय इसके कि ये वहाँ रेंजर्स तो वैसे बलूचिस्तान में पहले भी नहीं है, तो वो पुलिस है या फिर फौज है या फिर लेवीज है, तो वो लेवीज का किरदार वहाँ ख़त्म किया जा रहा है। खबरें ये हैं, अगर लेवीज का किरदार ख़त्म किया जा रहा है तो फिर सरदारी निज़ाम जो है वो भी कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर सरदारी निज़ाम कमज़ोर होता है तो अवाम जो है उनको हुकूमत में हिस्सा मिलेगा, और जब हुकूमत में हिस्सा मिलेगा तो फिर मामला जो है वो अमन की तरफ जाएंगे। इस तरह की जो है ये ना आइन के मुनाफी है, ना ही सूबों के मामलात में मुदाखलत है। ये मैं बता रहा हूँ आपको जो मैंने इसको स्टडी किया है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि फौज और रेंजर्स की तरफ से ये कहा गया कि सिविल मामलात के हवाले से जनाब सानू सिविल मामलात च नाल जाओ, अमने आमा दे नां ते सानू कहते ना बैरकां च वापस जाओ, ये थोड़ा काम नहीं, सरहदां ते लड़ो। उन्हें कहते थोड़ी गल मान ली, लो जनाब हुण ठीक है, हुण खुश हो, अब दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।